और इसके बाद हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं होगी। बर्फ के इस वीराने में हमारी जिंदगियां यूं भी बहुत मुख्तसर हैं। यहाँ साजिशों की गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा हम तुम्हारी सलाहियतों को भी इस्तेमाल करना चाहते। अगर लड़कियों के हसूल के बाद तुम्हारे जहन यकसू हो सकें तो हमें खुशी होगी, क्योंकि इस तरह यहाँ से निकलने के लिए कोई तरकीब सोची जा सकती है। लेकिन लड़कियों को भी बहरहाल सूरत हाल समझाना होगी। हाँ, वो शर्त बरकरार है, हम मुनासिब औकात में तुम लोगों को आर्जी अज़दवाजी रिश्तों में मुंसलिक किए बगैर लड़कियां तुम्हारे हवाले करने को तैयार नहीं होंगे। हम वो शर्त मंजूर कर चुके हैं। आल्ट्रे ने कहा और नौजवान खुशी के नारे लगाते हुए चले गए। उनके साथ शामिल होने वाले शरीफ नौजवान भी उन्हीं के साथ चले गए थे ताकि उनके अज़ाम से बाखबर रहे। नौजवानों के घरों के जाने के बाद बूढ़े सर जोड़ कर बैठ गए। उनके चेहरों पर गहरे गौर फिक्र के आसार थे। वक्ती तौर पर उन्होंने इस तूफान को टाल दिया था, लेकिन वह जानते थे कि तूफान टला नहीं है। इसे निमटने के लिए सख्त काविशें करना होगी। काफी देर तक खामोशी रही। फिर बूढ़े खाबिर ने कहा, मेरा ख्याल है हमें लड़कियों से गुफ्तगू कर लेना चाहिए। इन्हें इनकी इज्जत बचाने की मुहिम में बराबर का शरीक रखा जाए तो बेहतर है। मेरे ख्याल में हमारा इनसे गुफ्तगू करना दुरुस्त न होगा प्रोफेसर खाबिर। और फिर बहरहाल नौजवान ज़हीन है। मायूसी ने इन्हें दरिंदा बना दिया है। वो बहक गए लेकिन ज़हन से बरकरार है। इनसे निपटने के लिए जबरदस्त सलाहियतों से काम लेना पड़ेगा। सिस्को ने कहा, आपकी क्या राय है मिस्टर सिस्को? इस सिलसिले में आपको अपनी लड़कियों की सलाहियतों से भी काम लेना होगा। मैंने महसूस किया है प्रोफेसर खाबिर कि आपकी बच्चियां काफी खुद एतमाद हैं। वो इस पूरे हंगामे के दौरान खौफजदा या मायूस नजर नहीं आए। आप ये काम अपनी दोनों बच्चियों के सपुर्द कर दें। वो दूसरी लड़कियों को सही अंदाज में सूरत हाल से बाखबर करके उन्हें हालात से निमटने के लिए तैयार करें और इनका इंदिया लें। ठीक है, मैं तैयार हूँ, खाबिर ने कहा। बहरहाल दूसरा काम हमें आज से करना होगा, यानी शिकार की तलाश। हाँ, प्रोफेसर खाबिर ने जवाब दिया। इसके लिए हमें आपकी रहनुमाई की जरूरत होगी प्रोफेसर खाबिर। मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ अभी इतनी खुराक मौजूद है जो हमारे लिए एक माह तक काफी होगी। मैं इन जगहों की निशानदेही जरूर करूंगा। पहले मैं लड़कियों को सूरत हाल से बाखबर कर दूं। आप लोग मेरा इंतजार करें, प्रोफेसर खाबिर ने कहा। और फिर वो बर्फ की सुरंग के अंदर दाखिल हो गया। चंद मिनट के बाद वो लड़कियों के करीब था। उसने फरजाना और फरोजा को दूसरी लड़कियों से अलग बुलाया और इनके करीब बैठ गया। लड़कियां बगौर बाप के चेहरे को देख रही थी। क्या बात है डैडी, आप कुछ फिक्रमंद हैं? फिक्रमंद नहीं, अलबत्ता कुछ मसाइल जरूर दरपेश हैं, प्रोफेसर खाबिर ने कहा। वो क्या डैडी? फरजाना ने पूछा। तुम दोनों मेरी आदत से वाकिफ हो, मेरे नजरियात भी जानती हो। मैं सांस की आमद रफ्त तक इंसान को बेबस नहीं समझता। इंसान सिर्फ अल्लाह के सामने बेबस है। अल्लाह ने उसे जिंदगी दी है और जब वो देता है तो इसे भी कबूल करना पड़ता है। दूसरे लोग मायूसी का शिकार हैं, मगर मैं नहीं हूं। मैं इस बर्फ पर इस वक्त तक की जिंदगी पर यकीन रखता हूं जब तक मौत का वक्त ना आ जाए। तो मैं ये सुनकर शायद हैरत हूं कि मैं इस वीराने से फरार होने का मंसूबा तैयार कर चुका था। मेरा ख्याल था कि तुम दोनों को साथ लेकर यहां से निकल जाऊं और बिलाशुबा मैंने इसके इंतजामात भी कर लिए हैं। लेकिन ये इंतजामात दूसरों की निगाहों में दीवानगी ही कहलाएंगे। कोई मेरा साथ नहीं देता सिवाय तुम दोनों के, इसलिए मैंने किसी से जिक्र ही नहीं किया। मैं अगर एक अहमकाना कोशिश कर रहा हूं तो ये मेरा ज़ाती फेल है। दूसरों को क्यों मैं अपने तजुर्बे के भीड़ चढ़ाऊं? मुमकिन था आज हम एक अजीब सफर शुरू कर देते जिसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो जिंदगी की पुरखार वादियों की सैर कराता या मौत की पुरसकून मंजिल में पहुंचा देता। लेकिन बहरहाल मैंने इसे मुनासिब समझा था। इस वक्त तक मुझे दूसरों से कोई सरोकार नहीं था। मैं अपना मसला खुद हल करता क्योंकि वो मेरा साथ नहीं दे सकते थे। लेकिन अब सूरत हाल अचानक बदल गई है और मैं मजबूर हूं कि इस वक्त इन्हें तनहा न छोड़ूं, खाबिर ने बुझे हुए लहजा में कहा। और लड़कियां परेशानी से उसकी शक्ल देखने लगी। खाबिर की उलझी हुई गुफ्तगू उनकी समझ में नहीं आ सकी थी। दरअसल नौजवानों का एक गिरोह इस बदबख्त आल्ट्रे की सरकर्दगी में बगावत पर आमादा हो गया जिसे मैंने मारा था। बगावत? वो क्या चाहते हैं डैडी? फरजाना ने पूछा। लड़कियां, इनका ख्याल है कि इस वीराने में इनकी मौत बेरंग न हो और मरने से कबल वो अपनी सिफली आरजुओं की तकमील कर ले। चुनाचे इन्होंने बूढ़ों को कत्ल करने का मंसूबा बनाया ताकि लड़कियों को अपने तसर्रुफ में ला सके। ओह, फरजाना खुश कोंटों पर जुबान फेर कर बोली। थोड़ी सी गलती मेरी भी थी। मैंने उस खतरनाक पागल के रुझान को पढ़ लिया था। मुझे चाहिए था उसे उसी दिन बर्फ में दफन कर देता, लेकिन मैंने इंसानी कानून को अपने हाथ में लेना मुनासिब नहीं समझा। इसे भाग जाने दिया और वह बहुत खतरनाक साबित हुआ। फिर क्या तय पाया डैडी? फरजाना ने पूछा। हमने वक्ती तौर पर इस वादे के साथ उन वहशियों को संभाल लिया कि लड़कियां उनके हवाले कर दी जाएंगी, लेकिन ज्यादा अरसे तक हम इन्हें न रोक सकेंगे। चुनाचे अब अपनी इज्जतों की हिफाजत के लिए लड़कियों को खुद मैदान अमल में आना पड़ेगा। इन्हें क्या करना होगा डैडी? नौजवानों की दिल दही, इन्हें अपनी जहानत से अपनी इज्जत बचाना होगी।
और हमें इतना वक्त फराहम करना होगा कि हम इनसे निमटने की तैयारियां मुकम्मल कर सकें। लेकिन यह बात सिर्फ लड़कियों की जहानत पर मबनी है। हमें इन्हें नौजवानों से मिलने की आज़ादी देना होगी, वरना नौजवान शुबहात में मुब्तला हो जाएंगे और मुमकिन है वक्त से पहले यहाँ कोई कुनरेज मार्का हो जाए। अब ये काम सिर्फ लड़कियों का है कि वो किस तरह इन्हें बेवकूफ़ बनाकर टाल सकती हैं। हमने इनसे कहा है कि हम इनकी आर्जी शादी कर देंगे ताकि वो इज्जत से एक एक लड़की के मालिक बन सकें। हमारे लिए क्या हुक्म है डैडी? फरजाना ने पूछा। तुम्हें बूढ़ों के गिरोह ने मुकर्रर किया है कि तुम दूसरी लड़कियों को इस काम पर आमादा कर सको। और सुनो, मैं तुम्हें इस बात की इजाजत देता हूं कि तुम भी दूसरों की तरह अपना काम करो। यह इंसानियत की जंग है, इसमें हर हरबा जायज है। मैं चश्मपोशी करूंगा। क्या मैं जाऊं? बूढ़े प्रोफेसर ने खड़े होते हुए कहा। आप जाएं डैडी, रात को हम आपको रिपोर्ट देंगे, फरजाना ने कहा। लेकिन नहायत होशियारी से मेरे बच्चों, नौजवान हमारी तरफ से खौफजदा है, वो हम पर कड़ी निगाह रखेंगे। काबिर ने बाहर निकलते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें, फिरोजा ने जवाब दिया और काबिर गर्दन हिलाता हुआ बाहर निकला। बाहर आकर उसने सिस्को वगैरह को बता दिया कि उसने इंतजाम कर लिया है और फिर वो मछलियों की तलाश में चल पड़े। शाम को बूढ़ों की टीम वापस आई। नौजवानों का गिरोह इस रूम के बाहर ही मिला, लेकिन एक छोटे से कैबिन को देखकर वो हैरान रह गए। ये कैबिन जहाज की टूटी हुई सीटों, पायलट कैबिन के पार्टीशन और कैनवस के टुकड़ों से बनाया गया था। करीब पहुंचने पर उन्हें मालूम हुआ कि ये नौजवानों का हेडक्वार्टर है, जहां से वो बूढ़ों पर निगाह रखेंगे। नौजवान बहुत खुश थे और कह के लगा रहे थे। बूढ़ों के कंधों से लटकी हुई मछलियां देखकर वो बहुत खुश थे। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने प्रोफेसर खावर की सलाहियतों से पूरा फायदा उठाया है, लेकिन लुत्फ की बात तो जब है कि प्रोफेसर खावर रोजाना हमें इतनी मछलियां फराहम करें। अल्टर ने हंसते हुए कहा। अगर तुमने हमसे ताउन किया मिस्टर आल्ट्रे, तो हो सकता है कि हमें यकसा ग़िज़ा से निजात मिल जाए। हो सकता है हम ऐसी दुनिया तलाश कर सकें जहाँ जिंदगी बसर करने की आसानियां हों। बूढ़े खावर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं नहीं समझा प्रोफेसर, अल्टर ने हैरानी से कहा। मैं तुमसे फिर गुफ्तगू करूंगा अल्ट्रे, खावर ने संजीदगी से कहा। जरूर, और मैं तुम्हें खास तौर से अहमियत दूंगा क्योंकि मुस्तकबिल में मैं तुम्हारे अकीदतमंदों में शामिल होऊंगा। मैं तुम्हारी लड़की से अपनी पसंद का इजहार पहले ही कर चुका हूँ, अल्टर ने हंसते हुए कहा और खावर खून के घूंट पीकर रह गया। ए मेहनत कश बूढ़ो, मछलियां तलाश करने के हथियार यहाँ जमा करा दो। तुम रोजाना सुबह हथियार यहाँ से हासिल कर सकते हो, जहां से ऐसी हर चीज हटाकर इस कैबिन में जमा कर दी गई है जो बतौर हथियार इस्तेमाल हो सके, क्योंकि इंसान के मिजाज को बिगड़ते देर नहीं लगती। ये राय हमारे नौजवान दोस्त रॉड्रिक की थी, क्योंकि बहरहाल मिस्टर रॉड्रिक दूसरों से बेहतर सलाहियतों के मालिक है, एक नौजवान ने कहा। हाँ, दूसरे नौजवानों की हम में शमूलियत ने हमारे अज़्म को बुलंद कर दिया है। खासतौर से मिस्टर रॉड्रिक हमारे लिए एक सतून की हैसियत रखते हैं, अल्ट्रे ने कहा। हथियार इस तरह जमा कराने के तसव्वुर से बूढ़ों के ज़हनों में मायूसी की लहरें दौड़ गई थी, लेकिन सिस्को वगैरह को जब यह मालूम हुआ कि यह राय रॉड्रिक की है तो उसे एतमाद हो गया। वो समझ गया कि इसमें कोई मसलहत होगी। रॉड्रिक की नेक नियति पर वो आंख बंद करके एतमाद कर सकते थे। फिर अल्ट्रे की ज़ेरे हदायत मछलियां आपस में तकसीम कर ली गई और लोग अपने अपने लिए डिनर बनाने में मसरूफ हो गए। 1 दर्जन नौजवान हेडक्वार्टर में रहने का प्रोग्राम बना चुके थे। वैसे इस कैबिन को हवाओं से महफूज बना लिया गया था और 12 नौजवान बासानी इसमें रह सकते थे। बाकी हस्बे मामूल रात को सोने के लिए जहाज में चले गए। आज उनके चेहरों पर मुसर्रत की चमक थी और आज उन्हें लड़कियां भी इल्तफात की निगाहों से देख रही थी। खासी रात गुजर चुकी थी। फरोजा और फरजाना प्रोफेसर के करीब सो रही थी, लेकिन दर हकीकत वो जाग रही थी। जब उन्हें जहाज के अंदर तमाम अफराद के सो जाने का यकीन हो गया तो फरजाना ने अपने होंठ प्रोफेसर के कान के नजदीक कर लिए। क्या आप जाग रहे हैं डैडी? वो सरगोशी में बोली। हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी रिपोर्ट का मुंतजिर हूँ। प्रोफेसर ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। मैंने काम आपकी मर्जी के मुताबिक किया है। एक एक लड़की को इसका काम समझा दिया गया है। लड़कियां पहले तो खौफसदा हो गई थी, लेकिन मैंने कहा कि इनकी हिफाजत का अज़्म कर लिया गया है। इन पर आंच इस वक्त आएगी जब सारे मर्द खत्म हो जाएंगे। हाँ, अगर इन्होंने कमजोरी से काम लिया तो फिर सूरत हाल दूसरी होगी और उसके बाद इनकी इज्जत और इनकी जिंदगी की जमानत नहीं दी जा सकेगी। तो वो सब खुश असलूबी से अपना काम करने पर तैयार होगी। और उसके बाद डैडी, शाम तक हमने इन लोगों को अपना काम अंजाम देने की तरबियत दी है। कल से ही वो अपना काम शुरू करने की। वेरी गुड है। मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर पूरा भरोसा है। कोया मैं इस तरफ से मुतमिन हो जाऊं? मैं आपको इत्मीनान दिलाती हूँ डैडी, आप मुतमिन हैं। मैं मुतमिन हूँ फरजाना बेटी, प्रोफेसर खावर ने जवाब दिया और फरजाना खामोश होगी। दूसरे दिन हस्बे मामूल बूढ़ों का क्रोध शिकार की तलाश में निकल गया। नौजवान अलबत्ता अभी तक बिस्तरों में ईंट रहे थे। उनकी चोर निगाहें लड़कियों को तक रही थी। फिर अल्ट्रे ने लड़कियों को मुखातिब करके कहा, मैं नौजवान लड़कियों से मुखातिब हूँ। बर्फ के इस वीराने में हमारी जिंदगी एक बुलबुले की तरह है। न जाने कौन किस वक्त मौत का शिकार हो जाए। जब मौत मुकद्दर ही है तो हम इससे खौफसदा क्यों हों? जिंदगी के जो लम्हात बाकी हैं इन्हें फितरत की निशानदही के मुताबिक रंगीन क्यों न बनाया जाए? तारीख गवाह है कि मर्द को अगर औरत की मोहब्बत और सहारा मिल जाए
तो ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम देता है कि दुनिया अंगुश्ते बदनदां रह जाती है। मुमकिन है आप लोगों का सहारा हमारे ज़हनों को कोई ऐसी तरकीब बख्श दे कि हम यहां से निकलने की कोई तरकीब सोच सकें। हमने आपके बुजुर्गों से बात कर ली है, उन्हें आपके और हमारे मेल जोल पर कोई एतराज नहीं है। मुमकिन है उन्होंने ये बात आपको बता भी दी हो। चुनाचे मैं अपील करता हूं कि खौफ और दहशत की इस फिजा को कहकों में बदल दें। आपको अपने साथी के इंतखाब की आज़ादी है, हम इस सिलसिले में आप पर जबर नहीं करेंगे। हाँ, दूसरी सूरत मुमकिन है हमें आप पर जबर करने पर मजबूर करते। अल्ट्रे खामोश हो गया। लड़कियों के दिलों की जो कैफियत हुई थी उससे वही बखूबी वाकिफ थी, लेकिन ये अल्फाज उनके लिए गैर मुतवक्का नहीं थे। वो खुद इनके लिए तैयार हो चुकी थी, इसलिए किसी किस्म के जज्बात का इजहार उनके चेहरे से न हुआ। क्या आपने हमारी अपील कबूल कर ली है? अल्ट्रे ने पूछा। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने तो हमसे कुछ और कहा है, एक लड़के ने कहा। वो क्या? उन्होंने कहा है कि हम रिश्ता या ज़वाज में मुंसलिक होने के बाद। ठीक कहा है, लेकिन उसी बूढ़ों की बात हमने मान ली है और इसमें हर्ज भी क्या है? नाक ख्वाह यूं पकड़ी जाए या यूं। अल्ट्रे ने कहका लगाते हुए कहा। आपको बहरहाल इस बात की इजाजत है कि इन बूढ़ों के फैसले का इंतजार कर लें, लेकिन इस दौरान हमें एक दूसरे से घुलने मिलने और फैसला करने का हक तो हासिल है। हाँ, इस पर हमें कोई एतराज नहीं है, फरजाना ने जवाब दिया और अल्ट्रे शरारत हमें निगाहों से उसे देखने लगा। तब मिस फरजाना, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, क्या आप मेरे साथ घूमने चलेंगी? उसने कहा और फरजाना शर्माई हुई सी आगे बढ़ाई। अल्ट्रे ने मोहब्बत से उसका हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। ऐश करो साथियों, अपना काम तो बन गया। उसने सुरंग के दहाने में दाखिल होते हुए कहा और दूसरे नौजवान भी नारा लगाकर खड़े हो गए और फिर नौजवान लड़कियों और लड़कों का गरोह बाहर निकला। वो एक दूसरे की कमर में हाथ डाले बर्फ पर फैल गए। मौत के अंधेरों में वो चंद साथ के लिए निकल आए थे। लड़कियां जानती थीं कि इसी में उनकी आबरू की बका है कि नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा बेवकूफ बनाया जाए। फरजाना ने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया था और वो अपना रोल नहायत खूबी से अदा कर रही थी। अल्ट्रे फरजाना को लेकर बर्फ के एक तोदे के पीछे पहुंच गया। उसने मुस्कुराते हुए फरजाना के दोनों हाथ पकड़े और उसे अपने सामने बिठा लिया। पिलाकर मैंने आपको हासिल कर ही लिया मिस फरजाना, उसने कहा। क्या आप मुझे पहले से पसंद करते थे या इस दिन? ओह, इस मनहूस दिन की याद न दिलाओ। न जाने मुझे क्या हो गया था, वरना मैं हमेशा पेशावर जोड़ो मास्टर रहा हूँ। बस किस्मत ही खराब थी, वरना तुम्हारे डैडी की जिंदगी न बचती। और जब तुमने मुझे कबूल कर लिया तो तुम्हारे डैडी को कत्ल करके मुझे अफसोस भी होता। मुझे तो इस दिन भी अफसोस हुआ था जब डैडी ने आपकी दुर्गत बनाई थी और आप बर्फ पर पड़े बेबसी से हाथ पांव पटक रहे थे। आपके चले जाने के बाद मैंने डैडी से एहतजाज किया था कि इन्हें आपके साथ ये बुरा सलूक नहीं करना चाहिए था। अल्ट्रे चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगा। वह अंदाजा लगा रहा था कि फरजाना उस पर तंज कर रही है या हकीकत कह रही है, लेकिन चालाक फरजाना के चेहरे से वो कोई अंदाजा नहीं लगा सका। तुम्हें क्यों अफसोस हुआ था? उसने पूछा और फरजाना ने शर्मा कर सर झुका लिया। ओह, अल्ट्रे ने उंगली से उसकी ठोड़ी उठाई और अपने प्यासे होंठ फरजाना के चेहरे की तरफ झुका दिए। तब फरजाना एक अदा के साथ पीछे हट गई। नहीं मिस्टर अल्ट्रे, अपने वादे पर कायम रहिए। मैं भी आपको पसंद करती हूँ, लेकिन कोई रिश्ता कायम हुए बगैर मैं आपसे कुर्बत नहीं रख सकती। मैं मशर की लड़की हूँ और अपना आइडियल भी बावकार चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप और आपके साथी अपना कौल निभाएं ताकि हम आपकी बीवी बनकर फख्र महसूस करें। मैं अपना कौल निभाऊंगा मिस फरजाना। आप जैसी महबूबा मिल जाए तो इंसान न जाने क्या से क्या बन सकता है। बेफिक्र रहें, मेरा कोई साथी किसी लड़की के साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता। शुक्रिया, फरजाना ने कदा से कहा और अल्ट्रे उसका हाथ पकड़े हुए उठ गया। इसी वक्त एक और बर्फ के तोदे के अकब से एक चीख उभरी और वो दोनों चौंक पड़े। अल्ट्रे तेजी से तोदे के पीछे दौड़ा और फरजाना भी उसके पीछे दौड़ी। तब उन्होंने एक शर्मनाक मंजर देखा। जहाज की खोस्टे से एक कवि एकल नौजवान की शिकंजे में जकड़ी हुई थी। ग्रेग! अल्ट्रे धाड़ा और नौजवान चौंक पड़ा। उसने लड़की को बदस्तूर नीचे दबाए हुए अल्ट्रे की तरफ देखा। भाग जाओ अल्ट्रे, जाओ, यहां से हट जाओ, खड़े हो जाओ ग्रेग, वरना तुम्हारा हश्र भी जहाज के नौजवानों से मुख्तलिफ न होगा। अल्ट्रे ने खूनखार लहजे में कहा और ग्रेग के सर पर पहुंच गया। ग्रेग ने एक गंदी सी गाली दी और दूसरे लम्हे अल्ट्रे ने उसके सर के बाल पकड़कर उठा लिया और उसी वक्त उसका घोंसा ग्रेग के मुंह पर पड़ा। ग्रेग कुचलकर कई फुट दूर जा गिरा था, लेकिन वो भी खासा कवि हैकिल था और फिर उसने वैचाना अंदाज में अल्ट्रे पर हमले कर दिए। अल्ट्रे प्रोफेसर खावर के मुकाबले में वाकई हकीर साबित हुआ था, लेकिन कवि हैकिल ग्रेग के लिए वह बहुत खतरनाक साबित हुआ। उसने ग्रेग के हर हमले को नाकाम बना दिया और कई बार उसे सर से बुलंद करके बर्फ पर दे मारा और फिर उस वक्त तक मारता रहा जब तक ग्रेग बेहोश नहीं हो गया। फरजाना ने सहमी हुई लड़की के लिबास से उसका बरहना जिस्म छुपा दिया। फिर वो और अल्ट्रे लड़की को साथ लेकर बर्फ की सुरंग की तरफ बढ़ गए। अल्ट्रे खुद भी ग्रेग से मुख्तलिफ नहीं था, लेकिन फरजाना का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। वो फरजाना की मोहब्बत से सरशार हो गया था और ग्रेग की शामत इसीलिए आई थी। अगर फरजाना चालाकी से काम न लेती तो शायद खुद अल्ट्रे भी उसके साथ यही सलूक कर सकता था। बहरहाल वो इस वक्त खुद को एक शरीफ नफ्स इंसान साबित करने के लिए कोशां था। चुनाचे थोड़ी देर के बाद वो एक भू के जरिए
नौजवानों को एक जगह इकट्ठा होने का हुक्म दे रहा था। नौजवान जोड़े एक जगह जमा हो गए तो उसने कहा, दोस्तों ये तय है कि बूढ़ों ने हमारे साथ एक बाइज्जत मुआयदा करके हमारे मुतालबे को तस्लीम कर लिया है। हमें लड़कियों पर तसर्रुफ का हक मिल गया है। चुनांचे जब हमने उनकी बात को तस्लीम कर लिया है तो जरूरी है कि उनसे किए हुए वादे का पास भी करें। अभी कुछ देर कबल हमारे एक साथी ग्रेक ने अपनी साथी लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की थी। मैंने उस लड़की को बचा लिया और अब मेरा हुक्म हर नौजवान के लिए यही है, लड़कियां अगर हम पर एतमाद करके बाहर निकल आई हैं तो हमें इनका एतमाद बरकरार रखना होगा। अगर किसी ने भी लड़की के साथ ज्यादती की तो इसका हशर ग्रेक से मुख्तलिफ नहीं होगा, जो बर्फ की इस चट्टान के अक्कम में जख्मी बेहोश या मुर्दा पड़ा हुआ है। ठीक है, हम सब मुआहदे की पाबंदी करेंगे। रॉड्रिक की आवाज उभरी। फिरोजा उसके साथ थी और फिर रॉड्रिक के देखा देखी दूसरे लोगों ने भी उस बात का इकरार कर लिया और आल्ट्रे उनका शुक्रिया अदा करके वापस जहाज की सुरंग की तरफ चल दिया। मुझे यकीन है मिस फरजाना ने इस वैशी को राम कर लिया है। रॉड्रिक ने आहिस्ता से फिरोजा से सरगोशी की। शायद अब काफी बुझी बुझी सी हैं मिस फिरोजा। यकीन कीजिए आप मेरे साथ इस हैसियत से नहीं है जैसे दूसरी लड़कियां इन बिगड़े हुए नौजवानों के साथ है। मैं आपके दिल से इज्जत करता हूं, उसने कहा। ओह नहीं मिस्टर रॉड्रिक, मैं आपकी शराफत पर भरोसा करती हूँ, फिरोजा ने कहा और रॉड्रिक गर्दन हिलाने लगा। शाम को बूढ़े वापस आ गए। इस शाम रॉड्रिक ने बूढ़ों से हथियार भी वापस न मांगे थे, लेकिन बूढ़ों ने मछलियां एक जगह ढेर करने के बाद हथियार खुद उस हेडक्वार्टर में जमा करवा दिए और फिर वो एक जगह जमा होकर मीटिंग करने लगे। अल्ट्रे ने उन्हें देखा और मुस्कुराता हुआ उनके करीब पहुंच गया। क्या मीटिंग हो रही है बुजुर्ग? उसने एक बूढ़े के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उसने महसूस किया कि बूढ़ों के चेहरे से कोई खास बात आया है, चुनाचे वो संजीदा हो गया। मुमकिन है तुम हमारी तजवीज कबूल न करो अल्ट्रे, लेकिन अगर तुमने इसकी मुखालफत की तो बिलाशुबा ये एक अफसोसनाक इकदाम होगा। एडमंड सिस्को ने कहा। कौन सी तजवीज? मुझे बताओ, मैं इस पर गौर करूंगा, अल्ट्रे ने कहा। तुम्हें याद है प्रोफेसर खावर ने एक बात कही थी? उन्होंने कहा था कि अगर तुम हमसे ताउन करो तो हो सकता है हमें यकसां ग़िज़ा से निजात मिल जाए। हो सकता है हम इस वीराने से ना निकल सके, लेकिन हम बर्फ की इन ढलानों से परे एक ऐसी दुनिया तलाश कर सकें जहां जिंदगी बसर करने की आजादी हो। फिर प्रोफेसर ने यह भी कहा था कि वो इस सिलसिले में फिर मुझसे बात करेंगे, अल्ट्रे ने कहा। दर हकीकत मिस्टर अल्ट्रे, मिस्टर खावर इस बर्फ के जहन्नुम में हमारे लिए फरिश्ता रहमत है। अगर वो इन मछलियों की निशानदही करके हमारे लिए ग़िज़ा का मसला हल न करते तो हमें से कितने अफराद जिंदा ना होते, शायद एक भी नहीं। प्रोफेसर से गुफ्तगू के बाद मुझे मालूम हुआ कि प्रोफेसर लामहदूद इल्म के माहिर हैं। वो जमीन देखकर इसके जोग्राफियाई हालात की निशानदही कर सकते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि इन ढलानों से परे बर्फ का दबीज इलाका खत्म हो जाता है और वहां दरख्त और फल फूल मौजूद है। वहां खुशकी के जानवर भी मिल सकते हैं। यह मुमकिन है कि वो इलाका भी आबादी की निशानदही न कर सके, लेकिन कम अज कम वहां रहकर जिंदगी इतनी नापायदार नहीं रहेगी जिसके इम्कान इस बर्फ पर वजूद में आए हैं। फर्ज करो यहाँ कोई शदीद तूफान आ जाता है, इस वक्त हम कहाँ होंगे? बर्फ के नीचे मछलियों की तादाद भी खत्म होती जा रही है और चंद रोज ही मिल सकेंगी, जिसके बाद मौत यकीनी है। चुनाचे प्रोफेसर की हदायत के मुताबिक क्यों न जिंदगी के लिए जिंदगी से भरपूर कोशिश कर ली जाए।